हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 9 में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, अभी तक हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, जिसमें दर्पण वगैरह सब पढ़े थे। आज ये टॉपिक थोड़ा अलग है। पृष्ठ गोलीय ही होगा, पर वो दर्पण नहीं होगा, वो परावर्तक तल होगा। जैसा कि आप यहाँ देखें, सॉरी, अपवर्तक तल होगा। ये एक अपवर्तक तल है जो गोलीय है, और यह दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। मीडियम 1 ये है जो कि रेयर मीडियम है, और ये मीडियम 2 है, डेंसर मीडियम है। और इसमें हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे आज, जो है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R, जहाँ N2 पृष्ठ के दूसरी ओर डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक है, और N1 पृष्ठ के पहली ओर या बाईं ओर दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक है, तथा U इस गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की स्थिति, V गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति, तथा R इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्योंकि गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ, तो हम पहले नंबर में पढ़ेंगे अवतल पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हेडिंग हम बनाए हुए हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक अवतल गोलीय पृष्ठ है S1P/S2। ये S1P/S2 गोलीय अवतल पृष्ठ है, जिसके बाईं ओर मतलब ये साइड N1 अपवर्तनांक का, ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाईं ओर के मीडियम का, वो एक डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तथा इसके दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का एक सघन माध्यम या डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। ठीक। और साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं कि पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। तो यहाँ आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, वक्रता त्रिज्या ये R है, एवं इस पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर बिंदु आकार की वस्तु A रखी गई है। देखिए बच्चों, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, बिंदु आकार की वस्तु मतलब अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई को नगण्य माना गया हो, एक पॉइंट जैसा हो। तो ये एक पॉइंट जैसी वस्तु है O, ऑब्जेक्ट O है, तथा इस गोलीय पृष्ठ द्वारा जब इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये बिंदु ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई, तो ये पृष्ठ के पॉइंट A पर जाकर इंसिडेंट हुई। जब पॉइंट A पर जाकर इंसिडेंट हुई तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका पता करने के लिए हमने इस पॉइंट A पर नॉर्मल बनाया। सबसे पहला कार्य, अगर किसी पृष्ठ पर हमें प्रकाश की किरणों के अपवर्तित होने पर उसका मार्ग क्या होगा पता करना है, तो वहां सबसे पहले हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और गोलीय पृष्ठ में नॉर्मल बनाना बहुत आसान है। उस पॉइंट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, वक्रता केंद्र से आप मिला दीजिए, तो ये वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर सदैव नॉर्मल ही होगी, क्योंकि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या सदैव उस पृष्ठ पर नॉर्मल होती है, मध्य अक्ष का कोण बनाती है। तो ये हमने एक नॉर्मल बना दिया CN। अब नॉर्मल के साथ ये कोण जो बना रही है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। परंतु हमें चेक करना है कि ये किरण अपवर्तित होगी तो उसके बाद उसका मार्ग क्या होगा, वो किस पथ पर जाएगी। तो चलिए देखिए, ये I कोण पर इंसिडेंट हुई, तो इस किरण को तो जाना था इधर,
इस मार्ग पे ये सीधे जा रही थी, परंतु इस गोलीय पृष्ठ के दाईं ओर सघन माध्यम है और किरण विरल माध्यम से चलते हुए सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से चलते हुए सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये किरण अपने इस वास्तविक मार्ग पर न जाकर के नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक गई है। चलिए, एक किरण हमने बना लिया, पर एक किरण से हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता नहीं चलेगा। हमें तो पता करना है प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, इमेज आई इसका कहाँ बनेगा। तो चलिए, यहीं से हम एक और किरण खींच लेते हैं जो इसके मुख्य अक्ष पर होकर जा रही है। ये लाइन तो मुख्य अक्ष है, पर हाँ यहाँ से हमने एक और रे बनाया जो इसके मुख्य अक्ष से ही होते हुए जा रही है। तो जो किरण मुख्य अक्ष से होते हुए जा रही है वक्रता केंद्र से भी गुजरेगी और यहाँ ध्रुव P से भी गुजरेगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरी हुई है वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, और जो किरणें किसी अपवर्तक तल पर लंबवत इंसिडेंट होती हैं, लंबवत आपतित होती हैं, उनमें विचलन नहीं होता है, वो अपने मार्ग में ही सीधे जाती हैं, परंतु इनकी स्पीड या वेवलेंथ में चेंजिंग आ जाती है। तो इस दूसरी वाली किरण के केवल दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी चाल बदली होगी, उसका वेवलेंथ भी बदल गया होगा, पर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो अपने मार्ग में सीधे जाएगी। अब हमारे पास दो किरणें हैं, एक ये और एक ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होंगी, वहीं इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर इन किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, मतलब इस पृष्ठ के दाईं ओर इनमें फैलाव हो रहा है तो कहीं भी ये दाईं ओर प्रतिबिंब नहीं बना सकती। तो मैंने क्या किया, एक किरण को मैंने पीछे की साइड खींचा, तो ये जो अपवर्तित किरण है इसको मैंने पीछे की साइड खींचा, तो ये बिंदु I पर आकर के पहले वाली किरण को काट रही है, और परंतु ये वास्तव में नहीं काट रही है, तो मैंने सिर्फ इमेजिनेशन किया, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो आभासी प्रतिबिंब होगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिखा हूँ वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब I ध्रुव P से, ये ध्रुव P है, ध्रुव P से v दूरी पर प्राप्त होता है। ये डिस्टेंस जो है P से I की v है, v दूरी पर प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया I A जो रेखाएं हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं या रेखाएं हैं, OA, IA और CA, ये मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती हैं। ये देखिए OA अल्फा कोण बना रही है, IA बीटा कोण बना रही मुख्य अक्ष से, और ये CA मुख्य अक्ष से गामा कोण बना रही है। तो ये हमने तीन कोण मान लिया। फिर उसके बाद अब हमें अल्फा, बीटा, गामा के मान निकालने हैं आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के पद में। तो चलिए देखते हैं इनको। त्रिभुज, इस त्रिभुज OCA में, इस त्रिभुज में देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोण अल्फा है और इधर ये कोण आपतन कोण है I, और ये जो गामा है ये इस OCA त्रिभुज का बाह्य कोण है। और आप प्रमेय पढ़े होंगे, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो जो जिस शीर्ष पर बनता है उस शीर्ष को छोड़कर बाकी दोनों शीर्षों के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय से हम लिख सकते हैं, ये जो गामा की वैल्यू होगी, क्योंकि गामा OCA का बाह्य कोण है तो त्रिभुज OCA के इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस I होगा।
हमें आगे चलकर लगाना है स्नेल का नियम। अगर हमें स्नेल का नियम लगाना है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण चाहिए। तो चलिए हम यहीं से आपतन कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन 1 बना लीजिए इसको, ठीक। आई की वैल्यू आ गई। अब अगर हमको आर की भी वैल्यू पता हो जाए तो हम स्नेल का नियम लगा करके हमें अपवर्तनांक का सूत्र डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए फिर से देखिए, त्रिभुज ICA में, त्रिभुज ICA में, अब इस त्रिभुज में देखिए बच्चों ध्यान समझिए, ये है नॉर्मल और ये है अपवर्तित किरण। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मल जो है वो रिफ्रैक्टेड किरण के बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो कोण बनता है वह अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो ये कोण है आपका अपवर्तन कोण, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो तो उस साइड है। अगर नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल आपका आ रहा है यहाँ, ये नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे ये है। तो अगर ये कोण आर है तो इधर का ये अंदर वाला कोण भी आर होगा। क्यों? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। अर्थात अगर ये कोण आपका 30 डिग्री है तो इस साइड का ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो हम ये अंदर वाला कोण ले लिए आर। अब त्रिभुज ICA में देखिए, ये कोण बीटा है, ये कोण आर है और ये कोण गामा है। तो फिर से यहाँ गामा की जो वैल्यू निकलेगी वो बीटा प्लस आर होगी। तो पुनः वही रूल लगा दीजिए, गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। ये गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, परंतु हमको स्नेल का नियम लगाना है तो आर की वैल्यू चाहिए। तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें आर की भी वैल्यू पता है और आई की भी वैल्यू पता है। जब दोनों वैल्यू पता है तो हम लगा देंगे स्नेल का नियम और हमें ये फार्मूला प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कर इसे आप नोट करिए, तो फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब हमें आई और आर की वैल्यू पता हो गई तो हमने लगाया स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है, तथा यह दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक व पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के भी बराबर होता है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, N2/N1 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अब हमने एक मानक लिया यहाँ पर, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास, व्यास ये डायमीटर छोटा हो तो बिंदु A ध्रुव P के अति समीप होगा, बहुत पास होगा। अगर ये छोटा व्यास होगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट A पॉइंट P के बहुत पास होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R अत्यंत छोटे कोण हो जाएंगे, बहुत छोटे कोण हो जाएंगे, क्योंकि जब ये किरण बहुत पास आएगी तो ये ऑटोमेटिकली I और R छोटे कोण होंगे। और यदि छोटे कोण हों और साथ ही साथ ये रेडियन में मापते जाएं तो साइन I की वैल्यू I और साइन R की वैल्यू R हो जाएगी। तो हमने ये वैल्यू यहाँ रख दिया, तो साइन I को I लिखा और साइन R को R लिखा, तो इक्वेशन हमने बना लिया 3। अब इस इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 1 और 2 से I व R की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 व 2 से I व R का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों,
अगर यहाँ आप आई और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो क्या जाएगा, उसके लिए हम इसको नीचे मिटा रहे हैं। तो N2 अपॉन N1 यहाँ रखनी है, N2 इंटू आर की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू N1 आई की वैल्यू थी गामा माइनस एल्फा। तो हमने ये आई की वैल्यू रख दिया और आर की वैल्यू रख दिया। फिर उसके बाद इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं N2 का अंदर, तो N2 गामा माइनस N2 बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 एल्फा। ठीक है, तो गामा गामा वाले टर्म्स को हम एक साइड कर ले रहे हैं। तो इधर है N2 गामा और इधर से आएगा तो माइनस N1 गामा हो जाएगा, उधर बचा आपका माइनस N1 एल्फा और ये है माइनस N2 बीटा, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस N2 बीटा। ठीक है, या आप इसमें गामा को कॉमन कर सकते हैं। तो N2 माइनस N1 गामा बाहर आ गया, कॉमा कर लिया उसको, अगर प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 गामा। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना रहे हैं। अब हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा बीटा और गामा। सॉरी मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ, N1 अल्फा है। ठीक, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू हमें इक्वेशन 4 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 4 हम बना लिए। अब यहाँ है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना। तो ठीक है, स्क्रीन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीन को जो भी दिखा है आप इसे नोट करें। ठीक है बच्चों, देखिए आगे हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। अगर हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हमें ट्रायंगल समकोण त्रिभुज OMA में ये है अल्फा और ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर माना है, ये हाइट है, चलिए इसको मान लेते हैं h, ये हाइट है h जो इस समकोण त्रिभुज का लंब है और इसका आधार है OM। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो हमने लगा दिया tan अल्फा इज इक्वल्स टू AM बटे OM। उसके बाद हमने त्रिभुज IMA में tan बीटा का फॉर्म, क्योंकि इसका जो न्यून कोण है बीटा है तो tan बीटा की वैल्यू आई AM बटे IM, इसका आधार है IM। और इसी तरह हमने त्रिभुज CMA में tan गामा की वैल्यू निकाल लिया, पर हमको tan अल्फा tan बीटा और tan गामा की वैल्यू नहीं बल्कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही मान चुके हैं कि ये गोलीय पृष्ठ का व्यास अत्यंत छोटा हो। जब व्यास बहुत छोटा होगा तो कोण आई और आर तो अत्यंत सूक्ष्म होंगे ही, साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे कोण हो जाएंगे। जब ये बहुत छोटा व्यास होगा तो ये किरण यहाँ से गुजरी होगी, जब किरण यहाँ जाएगी तो कोण ये घटेंगे, तो अल्फा बीटा गामा भी कोण अत्यंत सूक्ष्म होंगे। साथ ही साथ ये बिंदु M बिंदु P के अति समीप हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, इसलिए कोण अल्फा, कोण बीटा, कोण गामा भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे तथा
जब बिंदु एम पी के अति समीप होगा तो ओ एम बराबर ओ पी लिख सकते हैं। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ पी। आई एम इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं आई पी। आई एम इज इक्वल्स टू आई पी। और इसी तरह आप सी एम इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी पी। तो चलिए हम ये यहाँ बना लेते हैं इसको। तो यदि टैन ये अल्फा बीटा गामा अत्यंत सूक्ष्म है तो टैन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा, क्योंकि टैन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, क्योंकि टैन 0 अंक का मान भी 0 होता है। तो अभी मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए अतः टैन अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हैं अल्फा, टैन बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं बीटा, और टैन गामा की वैल्यू लिख सकते हैं आप गामा। और साथ ही साथ ये आपका OM हो गया है OP के इक्वल, और IM हो गया है IP के इक्वल, और CM हो गया है CP के इक्वल। अब ये सारी वैल्यू हम इनमें अगर पुट कर दें तो हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। तो चलिए देखिए टैन अल्फा को हम कर दे रहे हैं अल्फा, और AM की हाइट हमने मान लिया h, तो ये हो जाएगा h अपॉन OM। OM है आपका OP। ठीक है। नेक्स्ट इसे देखिए टैन बीटा को हम लिख देंगे बीटा, AM हाइट है h, और IM को लिख सकते हैं IP। नेक्स्ट है आपका टैन गामा की वैल्यू आप लिख सकते हैं गामा, और हाइट है AM की h, और CM की वैल्यू आप लिख सकते हैं CP। तो ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई। अब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख देंगे समीकरण 4 में। तो चलिए वीडियो को पॉज कर इसे नोट करें आप। तो देखें अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए ये वैल्यू पुट करिए यहाँ। तो N2 माइनस N1 गामा की वैल्यू आप निकाले हैं क्या H अपॉन CP इक्वल्स टू N2, चलिए इसको उतार ले रहे हैं, बीटा की वैल्यू आप निकाले यहाँ पर H अपॉन IP, H अपॉन IP। नेक्स्ट है माइनस N1, फिर आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाला H अपॉन OP। ठीक है। अब हम चाहें तो H कॉमन कर लें, तो H कॉमन करके हम इसे काट दे रहे हैं। तो N2 माइनस N1 CP की वैल्यू देखिए CP, हमें तो दूरियां सदैव ध्रुव से मापनी होती है, और अगर हम ध्रुव से CP की दूरी मापेंगे तो ये आपतित किरण के विपरीत है, अर्थात अपवर्तित किरण की दिशा में, तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा -R इंटू ये H है आपका इक्वल्स टू, H को हम कर ले रहे हैं कॉमन। ठीक है। तो यहाँ N2 अपॉन IP की वैल्यू देखिए आप, IP की वैल्यू जो है आपकी V है, परंतु ये भी अपवर्तित किरण की दिशा में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे -V नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट है आपका N1 माइनस, इसको मिटा दे रहे हैं,
H को मैंने कॉमन कर लिया था N1 OP, OP की वैल्यू देखिए OP ये भी माइनस साइन के साथ ली जाएगी तो माइनस U, ठीक है। ये आपका H से H कैंसिल हो जाएगा और N2 माइनस N1 अपॉन माइनस R इज इक्वल्स टू N2 माइनस N2 बटे V और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस N1 अपॉन U, ठीक है। अगर इधर माइनस है उधर भी माइनस कॉमन कर लें तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा। चलिए इसके आगे आप यहाँ देख लीजिए तो माइनस ये है आपका N2 माइनस N1 बटे R। अगर हम इस साइड भी -1 कॉमन कर लें तो ये वाला हो जाएगा प्लस में N2 अपॉन B और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में तो माइनस N1 अपॉन U। तो ये माइनस से माइनस भी आपका कट गया। इक्वेशन बन गया N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। इसी का हमें डेरिवेशन करना था। आपकी किताब में हो सकता है ये इक्वेशन इस तरह लिखा हो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे इस तरह लिखो। तो ठीक है, इसे आप नोट करें। ठीक है बच्चों, इसका डेरिवेशन तो कर लिया आप। N2 बटे V माइनस N1 बटे U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बटे R, जिसमें N2 इस गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर का विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और N2 दाईं ओर के सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और N1 बाईं ओर के विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तथा R इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और U वस्तु की स्थिति तथा V प्रतिबिंब की स्थिति है। यदि गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर वायु हो तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि वायु अथवा निर्वात का अपवर्तनांक हम मानते हैं 1, तो N1 की वैल्यू हम रख देंगे सीधे 1। तो सघन माध्यम का तथा सघन माध्यम जो दूसरी ओर सघन माध्यम है का अपवर्तनांक, यहाँ अपवर्तनांक से तात्पर्य है निरपेक्ष अपवर्तनांक। N2 को तब हम N मान लेंगे, N हो तो यही इक्वेशन आपका बनेगा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, क्योंकि N1 की वैल्यू हम रख देंगे 1 यहाँ से। तो N अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू हम मान रहे हैं N, तो N माइनस ये हो जाएगा 1/R। तो यदि ये सघन माध्यम जिसका अपवर्तक तल वो अवतल पृष्ठ है और वह वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो ये फार्मूला इस रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इसको आप वीडियो को देखकर खुद से करने की कोशिश करिए और अपना नोट्स बनाइए। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, तो पढ़ते रहिए।